नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और अप्रैल महीने का गिरिराज पत्रिका का ये सेकंड पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अप्रैल महीने का फर्स्ट पार्ट डिस्कस हो चुका है। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं और उनकी पीडीएफ कंपाइल कर मंथली पीडीएफ कंपाइल कर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड भी करवा दी गई है। अभी हम अप्रैल महीने के सेकंड पार्ट से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना है उसको निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जो है वो समर्थन मिलता है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है। इसको किस इंस्टीट्यूशन से सहायता मिलती है और क्यों ये चर्चा में था वो भी हम जानेंगे। इसको जो है वो सहायता मिलती है KfW बैंक से। ये KfW किस तरह का बैंक है? ये एक जर्मनी बेस्ड बैंक है जिससे सहायता मिलती है इस प्रोजेक्ट को। हम डिटेल से जो है वो जानेंगे, परंतु कॉन्टेक्स्ट भी साथ में जान लेते हैं। बात की गई थी वन संरक्षण की, कि हिमाचल प्रदेश में वन संरक्षण किया जाए और रोजगार के साथ जो है वो उसको जोड़ा जाए। तो वहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो बताए गए थे। एक राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है जो कि बजट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहा गया था कि जो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है इसको 100 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। तो ऐसी ही हमने फॉरेस्ट और क्लाइमेट प्रूविंग से जुड़ी हुई एक परियोजना जो है वो यहाँ पर डिस्कस की। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है रिहेबिलिटेशन करना, प्रोटेक्शन करना और सस्टेनेबल यूज करना फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। हिमाचल प्रदेश में वो इसका जो है वो टारगेट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम बात करें कि बजट कहाँ से मिल रहा है, इस प्रोजेक्ट को बजट जो मिल रहा है वो KfW बैंक है, एक जर्मनी बेस्ड बैंक जो क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन बैंक है। ये जो है वो उसको दे रहा है बजट। इसके लिए 308 करोड़ रुपए का जो है वो बजट जो है वो रखा गया है। इतनी सहायता जो है ये KfW बैंक जो है वो देगा, जर्मनी बेस्ड बैंक। और ये करंटली ये जो परियोजना है, ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ हिमाचल के 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काम कर रहा है। एक चंबा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और दूसरा जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। तो एक तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रहा है। तो ये चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। ये KfW बैंक जो है वो जर्मनी बेस्ड बैंक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। इसको कितना बजट जो है वो प्रोजेक्टेड है? तो बजट इसका 308.45 करोड़ रुपया जो है वो बजट इसका अनुमानित है। तो ये सब आपने जो है वो ध्यान रखना है अलग अलग परियोजनाओं के बारे में, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई परियोजनाओं के बारे में। बाकी जो आर्टिकल में आया था राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, वो हमने अभी जो बजट हमने डिस्कस किया था उसमें जो नई योजनाएं थी उसमें हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना पढ़ रखी है। तो बार बार उन योजनाओं को दोहराने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी 1-2 एडिशन पहले ही वो डिस्कस हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद विच various stakeholders has identified how many locations for electrical vehicle charging station। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जो है वो विभिन्न हितधारकों के सहयोग से इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है वो कितने स्थानों की पहचान की गई है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। अभी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन भी चर्चा में आए थे, तो हमने इकोनॉमिक सर्वे से, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था वहाँ से जो है ये डिस्कस करना चाहा, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का क्वेश्चन है, ये जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो 100 स्थापित किए जाएंगे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जो है वो 100 ऐसी लोकेशंस को जो है वो आइडेंटिफाई करेगी जहां पर ये चार्जिंग स्टेशन स्थापित की जाएंगे। ये जो 100 ऐसे इस तरह के जो हैं वो चार्जिंग स्टेशन होंगे इन दी फर्स्ट फेज। 46 गवर्नमेंट साइट्स होंगी, 54 पेट्रोल पंप होंगे जहां पर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और बोलते हैं जो करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का चल रहा है उसमें 43 मोर पेट्रोल पंप्स हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर स्टेबलाइजिंग चार्जिंग स्टेशंस, की उसमें 43 और भी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो इस तरह के पेट्रोल पंप्स को जो है वो चिन्हित किया गया है जहां पर ये चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में। आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर जो है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है तो चार्जिंग स्टेशंस की डिमांड भी बढ़ रही है। तो हिमाचल प्रदेश सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है अलग अलग रीजन्स में, और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो इस तरह से जो है वो कोलैब भी करती है स्टेक होल्डर्स के साथ। तो 100 लोकेशंस ध्यान रखनी है। 43 न्यू पेट्रोल पंप्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ताकि चार्जिंग स्टेशन वहां पर स्थापित किए जा सकें। इतना यहां से ध्यान रखना। सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा, खासकर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड अर्थक्वेक अकर्ड इन कांगड़ा वैली। तो बोलते हैं कांगड़ा वैली में एक भारी भूकंप आया था। ये भूकंप जो था वो कब आया था, हम बात भी करेंगे कि क्यों ये भूकंप जो है वो चर्चा में अभी आता है। ये जो कांगड़ा में भूकंप आया था, इसने कांगड़ा में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, मतलब लगभग कांगड़ा को ख़त्म कर दिया था इसने। परंतु ये भूकंप इसलिए चर्चा में अभी आता है क्योंकि इसकी वर्षगांठ मनाई गई और 120वें नंबर की वर्षगांठ जो था वो इसकी मनाई गई। और ये भूकंप जो आया था ये 1905 में आया था। 4 अप्रैल 1905 को ये भूकंप आया था, ये आपने ध्यान रखना है। 4 अप्रैल 1905 को ये भूकंप जो था वो आया था और 120वीं वर्षगांठ इसकी इस बार मनाई गई। जब ये भूकंप आया था तो लगभग 7.8 तीव्रता का ये भूकंप जो था वो आया था। लगभग 20,000 लोगों की जान जो था वो यहाँ पर चली गई थी और इंसानों की जान तो गई ही गई थी, परंतु यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पालतू जानवर भी जो था वो मारे गए थे। तो इस तरह से जो था वो ये भूकंप जो था वो बहुत ही खतरनाक भूकंप यहाँ पर आया था। अभी इसकी वर्षगांठ मनाई गई और वर्षगांठ मनाई गई तो इस दिन आपदा जागरूकता दिवस भी जो था वो आयोजित किया गया। अब देखो, जब हम डिज़ास्टर की बात कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इस तरह का डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। ये कब मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपने, 13 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके बारे में आप इतना ध्यान रखना। अब हम यहाँ से और भी कुछ जान लेते हैं। अगर भूकंप की जब बात की जा रही है तो भूकंप को जो मेज़र करने वाला स्केल होता है उसको क्या बोलते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको रिक्टर स्केल जो है वो बोलते हैं। रिक्टर स्केल के नाम से जो है उसको जाना जाता है। अब देखो, 2 तरह के स्केल होते हैं। एक रिक्टर स्केल होता है जो कि जो भूकंप आता है उसके मैग्नीट्यूड को जो है ये मेज़र करता है, इसके मैग्नीट्यूड को ये मेज़र करता है, परंतु एक इंटेंसिटी को मेज़र भी करता है। अर्थक्वेक जो आता है, भूकंप जो आता है, उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए एक जो है वो मिराकली स्केल होता है, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिराकली स्केल, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इंटेंसिटी के लिए, एक मैग्नीट्यूड के लिए होता है। तो ये बारीक बारीक से कॉन्सेप्ट हैं, ये आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के कारण क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं। अब स्टेटमेंट दी गई हैं तो सबसे पहले दिया गया है मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में। क्यों ये मुख्यमंत्री शगुन योजना चर्चा में आई, हम आए दिनों इसके बारे में पढ़ते ही रहते हैं। गिरिराज पत्रिका में एक व्यक्ति का नाम दिया गया था कि इनके लिए ये मुख्यमंत्री शगुन योजना जो है वो वरदान साबित हुई। इनकी बेटी की शादी के लिए इनको वित्तीय सहायता मिली, जिससे ये यहाँ पर जो है वो इनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ा और इनको यहाँ से सहायता मिली। अब देखो, यहाँ पर बोलते हैं 31,000 इज प्रोवाइडेड फॉर द मैरिज ऑफ अ गर्ल बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिली अंडर मुख्यमंत्री शगुन योजना। बोलते हैं मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित जो लड़की है उसको शादी के लिए 31,000 रुपया दिया जाता है। दूसरे हम बोलते हैं अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम अ पोस्ट बर्थ ग्रांट फॉर 21,000 इज प्रोवाइडेड फॉर 2 गर्ल्स पर फैमिली फॉर दोज बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिली। की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है वो बीपीएल परिवार से संबंधित 2 लड़कियों को प्रति परिवार जो है वो 21,000 रुपये जन्म अनुदान जो है वो प्रदान किया जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में। अगर मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में थोड़ा सा भी याद होगा तो आपको याद होगा कि इस योजना के तहत 31,000 ही दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, और ये बीपीएल परिवार की उन लड़कियों को दिया जाता है जो बीपीएल में जो है वो आती हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो ये आपने एक मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में ध्यान रखना, जो कि आर्टिकल गिरिराज पत्रिका में आया था। इसी आर्टिकल में एक और बात आई थी जो यहाँ पर ऐड करनी है, वो थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। उसमें 51,000 रुपया वित्तीय सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, एक वो भी याद रख लिया। अब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें पोस्ट बर्थ यानी कि जो बेटी पैदा होती है, अगर 2 बेटियां किसी के घर में पैदा होती हैं तो उनको 21,000 रुपया जो है वो मिलेगा अगर वो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी वो मैं बताता हूँ। पहले आप देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज ये जो बेटी है अनमोल योजना, इस योजना के तहत जो है वो 21,000 रुपया पोस्ट बर्थ ग्रांट जो है वो दी जाती है अप टू 2 गर्ल पर फैमिली, और ये उनको दी जाती है जो कि बीपीएल फैमिली से संबंध रखते हैं, ना कि
जो हम पढ़ रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ये बेटी है अनमोल योजना है, बेटी है अनमोल योजना में 21,000 रुपया दिए थे। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है इसको भी हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है और इसमें जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, गर्ल्स की सेफ्टी इंश्योर की जाए और भेदभाव जो होता है लड़कियों के साथ उसको कम किया जाए, उसके लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और बेटी है अनमोल योजना, इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है दोनों के बारे में, यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। देखो गिरास पत्रिका में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी नहीं आया था, बेटी है अनमोल भी नहीं आया था, परंतु हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी HAS की पोस्टें भी निकली हुई हैं। HAS जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन चाहे स्टेटमेंट में पूछे गए चाहे मैच करने को दे देंगे, कैसे ना कैसे कर वो क्वेश्चन बना ही लेते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से आपने ध्यान रखनी है बातें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच एयरपोर्ट गॉट द फर्स्ट प्लेस इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे 2024 अवार्ड्स फॉर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन दी कंट्री। बोलते हैं कि देश के घरेलू हवाई अड्डों के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2024 पुरस्कारों में प्रथम स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? तो वो हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे को मिला है। हिमाचल प्रदेश के जो हवाई अड्डे हैं अलग अलग, वो गग्गल हवाई अड्डे को मिला है। गग्गल हवाई अड्डा कहाँ पर आता है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। ठीक है, भुंतर हवाई अड्डा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आता है। ये जो जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा है ये शिमला में आता है, सोलन के साथ भी बाउंड्री लगती है साथ में। रंगरीक एयरपोर्ट आता है, ये छोटा सा एक हवाई पट्टी टाइप में है और ये कहाँ पर आता है? ये हेलीपैड टाइप में है वैसे तो, लाहौल स्पीति में जो है ये आता है। ठीक है, तो ये आपने एयरपोर्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। अब देश के घरेलू हवाई अड्डों में जो ग्राहक की संतुष्टि है उसमें एक सर्वेक्षण, ग्राहक को जो संतुष्टि होती है वो सर्वे किया गया, तो उसमें जो है वो गग्गल हवाई अड्डे को जो था वो पहला अवार्ड जो है वो मिला। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, हम अक्सर रोडवेज की बात करते रहते हैं, आज हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। अभी जो गग्गल हवाई अड्डा है ये 1989 से जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है और जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा जो है ये 1987 में जो है वो 1987 से प्रयोग में जो है वो लाया जा रहा है। तो इन एयरपोर्ट्स की हमें ये जानकारी जो है वो मिलती है। हम रोडवेज़ की अक्सर बात करते रहते हैं, हम रेलवेज़ की अक्सर बात करते रहते हैं, परंतु एयरपोर्ट्स की बात भी आज हमने कर ली। हमारे पास जो है वो अलग अलग जो जिस तरह से जो रंगरीक एयरपोर्ट है वो कहाँ पर आता है वो भी पता चल गया। अब एयरपोर्ट्स के लेवल पर हमें देखो हिमाचल जी के एनफ नहीं है, हिमाचल जी के पढ़ेंगे मेरिट में आपकी हेल्प करेगा, परंतु पहले तो आपको पेपर को क्वालिफाई भी तो करना है। तो नेशनल इंटरनेशनल जीके भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम एक और इंडेक्स जो है वो पढ़ते हैं एयरपोर्ट्स के मामले में। तो हमने एक इंडेक्स पढ़ा था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो है वो क्या रैंक रहा 2025 के इस इंडेक्स में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कंट्री वाइज आता है ना कि स्टेट वाइज। इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा? तो इंडिया का रैंक रहा था इसमें 85th रैंक। 85th रैंक जो था वो अपने इंडिया का जो था वो यहाँ पर आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स तो याद रखेंगे ही कि उसमें इंडिया का क्या रैंक था, परंतु टॉप की कंट्री कौन सी थी वो भी तो पता होना चाहिए। टॉप की कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो टॉप की जो कंट्री थी इसमें वो सिंगापुर जो था, वो सिंगापुर ने टॉप जो था वो वहाँ पर किया था। तो हेनली पासपोर्ट के बारे में भी पता चल गया आपको और आपको अपने हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी पता चल गया। हमने क्वेश्चंस को जस्ट लिंक किया है। ये जो हेनली पासपोर्ट वाला क्वेश्चन है ये हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा हुआ है। उत्तीर्ण सीरीज में हमने जो हमारा P26 पार्ट था उत्तीर्ण सीरीज का, उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच प्लेयर फ्रॉम हिमाचल वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन दी स्नोबोर्ड इवेंट एट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स हेल्ड इन इटली। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है अपने उत्तीर्ण सीरीज में कि जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 की हुई, ये कहाँ पर हुई? ये इटली में हुई। अब हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हिमाचल के कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल यहाँ पर जो था वो जीते। 2 गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीते गए हैं। इस खिलाड़ी ने जो है वो, इनका नाम क्या है? इनका नाम आपने ध्यान रखना, भारती नाम है इनका, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो भारती के द्वारा जो है वो 2 गोल्ड मेडल जो है वो जीते गए हैं। हिमाचल की ये इकलौती प्लेयर नहीं है जिनके द्वारा अवार्ड यहाँ पर जीते गए हैं। भारती ने तो स्नोबोर्ड स्पर्धा में जो है वो अवार्ड जीता है। भारती के अलावा राधा भी है, राधा के द्वारा भी यहाँ पर अवार्ड जीता गया है। राधा के द्वारा जो है 3 सिल्वर मेडल जो है वो यहाँ पर जीते गए हैं। 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। राधा ने जो है वो एल्पाइन स्कीइंग में जो है ये 3 सिल्वर मेडल जो है वो जीते हैं। और एक निर्मला भी है, निर्मला के द्वारा जो है वो कितने अवार्ड जीते गए हैं? तो निर्मला ने 1 गोल्ड
और एक सिल्वर मेडल जो है वो यहाँ पर जीता है। तो निर्मला, राधा और भारती, इनके द्वारा कौन कौन से अवार्ड जीते गए और किस किस इवेंट में जीते गए, ये ध्यान रखना। भारती ने तो जीता स्नोबोर्ड स्पर्धा में, राधा ने अल्पाइन स्कीम में जीता, निर्मला ने भी जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीता, और निर्मला के द्वारा जो है वो अल्पाइन स्कीइंग में ही इनके द्वारा ये अवार्ड निर्मला के द्वारा जो है वो जीता गया है। अभी जो स्पेशल ओलंपिक्स हुए यहाँ पर इटली में हुए, इटली में भी कहाँ पर हुए, इटली के ट्यूरिन में जो था ये हुए, और इंडिया के द्वारा टोटल कितने मेडल यहाँ पर जीते गए। इंडिया के द्वारा टोटल 33 मेडल जो था वो यहाँ पर जीते गए। जो 33 मेडल इंडिया के द्वारा टोटल जीते गए थे उसमें से 8 गोल्ड मेडल थे, ये ध्यान रखना है, 18 सिल्वर मेडल थे, ये ध्यान रखना है, और 7 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है जी, ये थे 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर थे। टोटल 33 मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए थे। हिमाचल की भारती, राधा, निर्मला के बारे में आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हुज रिसर्च पेपर वॉज सिलेक्टेड फॉर प्रेसिडेंशियल अवार्ड एट द एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर 2025 हेल्ड इन चाइना। तो बोलते हैं कि चीन में आयोजित एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर 2025 में किसके शोध पत्र को जो है वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए जो है वो चुना गया है। तो ये किसको चुना गया है, ये डॉक्टर कनिका कौशल को जो है वो चुना गया है। डॉक्टर कनिका कौशल को चुना गया है। और डॉक्टर कनिका कौशल संबंध कहाँ से रखती हैं, तो ये मंडी जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। मंडी की रहने वाली हैं डॉक्टर कनिका कौशल। इनको चाइना के बीजिंग में जो है ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। यहाँ से हम इतना ही ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर HPRC के अपकमिंग TGT JBT जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये सही टाइम है अपने स्टडी को प्रॉपर शेप देने का, ये सही टाइम है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का और अपनी कमियों को एनालाइज करके आगे बढ़ने का। तो जितने जल्दी हो सकता है आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके जो है वो अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दीजिए। स्लॉट 1 ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो स्लॉट 2 में जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ही अभी बची हैं। आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिल सके, आप अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर अभी हम कदम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। अभी हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, इनको भी डिटेल से देखेंगे जहाँ जहाँ पर जरूरत होगी। बोलते हैं बिलासपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप में टीम कैटेगरी में पहला स्थान किस दल को हासिल हुआ है, तो ये चलो चंबा को जो है वो हासिल हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग टीम्स ये बना दी गई हैं। बिलासपुर की बंदला वैली जो है वो आती है जहाँ से पैराग्लाइडिंग जो है वो होती है। अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी, परंतु बंदला का एक और क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन सिंपल है कि बंदला जो है वो कहाँ पर आता है, बंदला वैली कहाँ पर आती है, बिलासपुर में आती है। यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है वो स्थित है। हिमाचल का एकमात्र ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर स्थित है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना बंदला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बोलते हैं थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल से संयुक्त सचिव किसे चुना, तो अमन शर्मा को जो है वो चुना गया है। यहाँ से भी इतना ध्यान रखें। आगे बोलते हैं स्वर्ण मसाला किसे कहते हैं, तो ये स्वर्ण मसाला का मतलब है गोल्डन स्पाइस की यहाँ पर बात की जा रही है कि गोल्डन स्पाइस जो है वो किसको बोलते हैं, तो गोल्डन स्पाइस के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है, हल्दी को जाना जाता है, टर्मरिक को जो है वो जाना जाता है। आगे बोलते हैं फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF भी जो है वो बोलते हैं। WEF जो है वो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। 2025 भी इसके द्वारा जारी की गई। आगे बोलते हैं किस कालखंड में जन्म लेने वाले बच्चों को जो है वो जनरेशन अल्फा कहा जाता है। ये भी आपने सुना होगा, जनरेशन अल्फा हो गया, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। जनरेशन अल्फा जो है वो किसको बोलते हैं, वो 2010 से 2024 के बीच में जो पैदा बच्चे हैं उनको जनरेशन अल्फा जो है वो बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर जनरेशन्स की बात की जाए तो जनरेशन्स के नाम देखो, अगर कोई 1901 से लेकर 1927 तक बॉर्न हुआ है तो उसको जो है वो ग्रेटेस्ट जनरेशन में जो है वो काउंट करेंगे, जिसको GI जनरेशन भी जो है वो बोलते हैं। 1928 से 45 के बीच में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसको साइलेंट जनरेशन के बीच में काउंट किया जाएगा। 1946 से लेकर 1964 तक अगर कोई पैदा हुआ है तो उसको बेबी बूम या फिर बूमर्स जो है वो बोलेंगे। बेबी बूम या बूमर्स जनरेशन में वो आएगा। और 1965
1965 से 1980 के बीच में कोई पैदा हुआ है तो जनरेशन एक्स के बीच में वो आएगा। 1981 से 1996 में कोई पैदा हुआ है तो वो मिलेनियल जनरेशन के बीच में आएगा। और 1997 से 2010 के बीच में कोई पैदा हुआ तो जनरेशन जेड में वो आएगा। जनरेशन जी भी इसको बोलते हैं, जनरेशन जी कर। और 2010 से 2024 के बीच में जो पैदा हुआ है वो जनरेशन अल्फा के बीच में आएगा, जो हम पढ़ भी रहे थे क्वेश्चन, जनरेशन अल्फा में वो आएगा। और उसके बाद जो 2025 अभी चला है और 2025 से 2039 तक 2039 तक अगर कोई पैदा होता है तो वो जनरेशन बीटा में जो है वो आता है। अब आप कमेंट कर कर बताइए कि आप कौन सी जनरेशन में जो है वो आते हैं। जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए कि इनमें से आप कौन सी जनरेशन में जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी जनरेशन कमेंट कर कर ज़रूर बताना। थोड़ा सा ब्रेक ले लो परंतु कमेंट कर कर ज़रूर बताना। आगे बोलते हैं, हरियाणा स्थित कार्टपुरी गांव का नाम पहले क्या था? तो कार्टरपुरी गांव का नाम पहले दौलतपुर नसीराबाद हुआ करता था। आगे बोलते हैं, आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसको जो है वो बैडमिंटन के लिए चुना गया है? इनके बैडमिंटन का कोई जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है आजीवन श्रेणी में? वो किसको मिला है? वो एस मुरलीधरन को मिला है। एस मुरलीधरन को दिया गया है यहाँ पर आजीवन श्रेणी में। इसको जो है वो आप द्रोणाचार्य अवार्ड को लाइफ टाइम कैटेगरी में अगर आप देखते हैं तो बैडमिंटन में तो ये श्री एस मुरलीधरन को दिया गया है। एक और खिलाड़ी को दिया गया है, फुटबॉल में जो है ये दिया गया है, फुटबॉल में दिया गया है। और ये श्री अरमांदो एंजिलो कैलोको को जो है वो दिया गया है। मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर तब अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लेना कि किस तरह से इसको आप प्रोनाउंस करेंगे, परंतु इनको जो है ये दिया गया है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड दिया किस श्रेणी में जाता है और दिया किसको जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड का आपने ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है। अब अगर ये फुटबॉल के कोच हैं तो इनको दिया गया है, ये बैडमिंटन के कोच हैं तो इनको दिया गया है मुरलीधरन को। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये लाइफ टाइम कैटेगरी की हम बात कर रहे थे और दो खिलाड़ियों के नाम, हम दो कोचेस के नाम हमने जान लिए। खिलाड़ी बोल दिया मैंने परंतु कोचेस को दिया जाता है, तो दो कोचेस के नाम हमने जान लिए। आगे बोलते हैं, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उत्तीर्ण सीरीज अगर आप कंटिन्यूसली देखते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो भुवनेश्वरम उड़ीसा में जो है वो आयोजित किया गया था। अब ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया कब जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। जनवरी 9 को जो है ये मनाया जाता है, जनवरी के महीने में 9 तारीख को ये मनाया जाता है। आगे बोलते हैं, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो सेनाओं के बीच में आयोजित होता है? तो सूर्य किरण ये जो एक एक्सरसाइज होती है ये भारत और नेपाल के बीच में होती है। पिछले कल की जो उत्तीर्ण सीरीज थी उसमें मैंने आपको 10 जो था वो मिलिट्री की एक्सरसाइजेज जो था वो रिवाइज करवाई थी। तो पिछले एडिशन देखना उत्तीर्ण सीरीज का, वहाँ से ये रिवाइज हो जाएगा। आगे बोलते हैं, भारत पोल ये पोर्टल है एक, ये भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा जो है वो इसको जो है वो डेवलप किया गया है, यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये तो हिंदी में मैंने बोल दिया, अंग्रेजी में इसको CBI बोलेंगे और अंग्रेजी में जब बोलेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसको बोलेंगे। आगे देखिए, आगे बोलते हैं, स्निकोमीटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका उपयोग क्रिकेट में जो है वो किया जाता है। हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और ये होम्योपैथी के जो जनक थे डॉक्टर सैम्यूल हैनीमन, इनकी जयंती को जो है वो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने टेलीग्राम पर ये क्विज भी डाला था और टेलीग्राम पर सिर्फ 39% एस्पिरेंट्स के द्वारा सही आंसर किया गया था और इसकी थीम भी डाली थी। इसकी थीम थी हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी और थीम सिर्फ और सिर्फ 26% एस्पिरेंट्स ने जो था वो सही टिक की थी। तो जब भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं तो उनको हम टेलीग्राम पर भी क्विज की फॉर्म में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन हिमाचल प्रदेश प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग डैम? हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाने की योजना बनाई जा रही है और ये किस बांध के पास जो है वो बनाया जाएगा? ये आप कमेंट कर कर बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। पिछला एडिशन जो था गिरिराज पत्रिका का अप्रैल महीने का फर्स्ट एडिशन, उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।